तो हम लोग शुरू कर रहे थे हमारे 5 किंगडम। और 5 किंगडम में हम लोग आज बात करेंगे प्लेंटी। कल प्लेंटी के बारे में मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया और हमको ये मालूम चला कि प्लेंटी किंगडम में सभी प्लांट्स आने वाले हैं। और इन प्लांट्स को हमने अलग बाकी से इसलिए कर दिया क्योंकि इनके पास सेलुलोज की बनी सेल वॉल है और ये इनके पास प्लास्टिड भी होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं मोस्ट ऑफ मेंबर। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ना है प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करना है, इसको पूरा डिवाइड करके देखना है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि हम प्लांट किंगडम को 5 अलग अलग डिवीजन में पढ़ने वाले हैं और हमारा पहला जो डिवीजन है उसका नाम है एल्गी। हालांकि इसको हम थैलोफाइटा भी यूज करते थे और थैलोफाइटा भी अगर आप लिखेंगे तो वो सही माना जाएगा। तो क्या है हमारा डिवीजन फर्स्ट? डिवीजन फर्स्ट एल्गी, इसमें सभी आएंगी। अब एल्गी क्या होता है ये भी हमको जानना है। तो देखते हैं क्लास 1 में एल्गी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको याद रखना होगा जो हमारे काम की है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्लांट है ये देखिए मल्टी सेलुलर तो होना चाहिए, जैसा हमारा क्राइटेरिया था मल्टी सेलुलर होना चाहिए। लेकिन हम कुछ यूनिसेलुलर एल्गी को भी अभी यहाँ रखेंगे और ये यूनिसेलुलर एल्गी वो होंगी जो ग्रुप में पाई जाती हैं। इस तरह से ये एल्गी 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 मिलकर ग्रुप बनाती है, कॉलोनी बनाती हैं और कॉलोनी एक साथ इनका ग्रुप में पाया जाता है। हालांकि हर एक सेल अपने आप में एक एल्गी है, लेकिन ये एल्गी कभी भी अकेली नहीं होती, हमेशा ग्रुप में पाई जाती है। इसलिए ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी जो कॉलोनी के रूप में मिलती है उसे भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गया। ये जो एल्गी होता है एक तरह का प्लांट है। अब क्लासिफिकेशन में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे लोअर टाइप का जो प्लांट होगा उसे सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा और उससे अपग्रेड हो जाएगा, फिर और अपग्रेड होगा और फाइनली जो हमारा 5th डिवीजन आएगा वो 5th डिवीजन हमारा मोस्ट एडवांस होगा जिसका नाम होगा एंजियोस्पर्म। तो क्लासिफिकेशन का ये पैटर्न होता है कि जो फर्स्ट आपका जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, हम एल्गी से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये प्लांट आपके अपग्रेड होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस एल्गी में जो प्लांट आएंगे उनके पास चूंकि वो बहुत लोअर टाइप के हैं, ना तो उनके पास रूट होगी, ना उनके पास स्टेम होगा, ना उनके पास लीव्स होंगी। और हम फ्लावर और सीड की बात तो अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। तो फ्लावर और फ्रूट की बात अभी छोड़ भी देते, तो एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की उसके पास इनकी कमी होती है। किसी भी एल्गी के पास ना तो रूट होंगी, ना स्टेम होगा, ना लीव्स होंगी, लेकिन ये एल्गी सेलुलोज की बनी सेल वॉल इनके पास होगी और इसके अंदर प्लास्टिड होगा और कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस जरूर करेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी तो बहुत जरूरी है। अब जो ये प्लांट हैं जिनके पास रूट भी नहीं है, तो इन प्लांट को, इनकी सेल को आखिर वाटर कैसे मिलने वाला है? तो इनका मजबूरी हो गया कि ये जो प्लांट हैं, जो एल्गी हैं, ये ऐसी जगह पाई जाती हैं जहां वाटर हमेशा अवेलेबल होता है। मतलब कोई भी मॉइस्ट एरिया होगा या पूरा पानी में ही ये पाई जाएंगी, पानी में डूबी हुई, पानी की सरफेस पे चिपकी हुई, कोई भी गीली लकड़ी, कोई भी गीला स्टोन, पत्थर, कुल मिला के जहाँ गीलापन होगा, जहाँ पानी होगा, वहाँ ये ग्रो कर सकती है और ग्रो करके अपना खाना खुद बना सकती है। एल्गी का ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये पानी वाली जगह पे मिलती है। आपने देखा होगा जहां दीवार पे पानी सीपेज होता है या नल के आसपास जहां पानी लगातार टपकता है, वहां एक ग्रीन ग्रीन कलर का एक
एक मटेरियल, एक प्लांट जैसे वहाँ जमा हो जाते हैं, जिनको हम सिंपल अपनी लोकल भाषा में काई बोलते हैं कि काई जम गई। एक्चुअली वो काई क्या है, वो एल्गी है। अब देखिए वहाँ बहुत छोटे छोटे प्लांट एक साथ एक ग्रुप में एक कॉलोनी में पाए जा रहे हैं, और ना उनके पास रूट मौजूद है, ना उनके पास स्टेम मौजूद है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये एल्गी की क्वालिटी है। ठीक है। अब जब एल्गी के पास कुछ है नहीं तो उनकी बॉडी कैसी दिखेगी, एल्गी का जो बॉडी है वो कैसा दिखेगा। तो एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ सेल 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 मल्टी सेलुलर मान लीजिए है, तो सेल 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 जैसे इकट्ठी हो गई उस सरफेस पे, उस रॉक पे, उस स्टोन पे, उस दीवार पे, बस उसका शेप ऐसा ही हो जाएगा, कोई फिक्स शेप नहीं है। मान लीजिए कोई सेल इस तरह से बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, एक के बाद एक जुड़ती गई, तो ठीक है, ये लग रहा है जैसे एक फिलामेंट बन गया, एक फिलामेंटस ये स्ट्रक्चर हो सकती है। इस तरह से चिपका हुआ पार्ट कोई हो सकता है जो सरफेस पे चिपका हुआ है, या हो सकता है कुछ इस तरह की शेप आ जाए, या हो सकता है कि ये जो स्टोन है इस स्टोन के ऊपर इस तरह से ये चिपक जाए और ये इस तरह से आपका एल्गी बन जाए। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल 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 मल्टी सेलुलर, ये प्लांट जैसा इस तरह से भी पाया जा सकता है। तो अलग अलग शेप एंड साइज की हैं, कोई फिक्स बॉडी पैटर्न नहीं है, कोई बॉडी का डिजाइन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अगला इससे जो प्लांट बनेगा वो ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जहां सेल को मौका मिलेगा ग्रो करने का, जिधर पानी मिलेगा, फूड मिलेगा, उधर वो ऐसे ही डेवलप होती चली जाती है। तो ऐसी जो शेप है जो फिक्स नहीं है, ओनली द ग्रुप ऑफ सेल, ओनली द मास ऑफ सेल, ऐसी शेप को हम बोलते हैं थैलस या थैलॉइड। ऐसी शेप को क्या बोलते हैं, थैलॉइड शेप बोलते हैं। तो चूंकि एल्गी सभी ऐसी ही होती हैं कि उनका एक फिक्स प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, बॉडी का शेप नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ऑल एल्गी आर थैलॉइड इन स्ट्रक्चर एंड शेप। उनका जो शेप होता है वो थैलॉइड टाइप का होता है। नो रूट, नो लीव्स, नो स्टेम, द बॉडी शेप इज थैलॉइड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव फॉर द एल्गी। या तो पानी में ही डूबा होगा एल्गी, पानी की सरफेस पे होगा, या जहां पानी मौजूद है उस गीली मिट्टी में, उस गीले पत्थर पे, उस गीली लकड़ी पे ये एल्गी डेवलप हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एल्गी या तो आपका फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना खाना बनाएगी, तो हम उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। कई बार हमने देखा जैसे लाइकेन में एल्गी फंगस के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन भी बना लेती है। इवन कुछ एनिमल की बॉडी में भी ये पाई जा सकती है, जैसे आपका एक स्लॉथ बियर होता है, उसके पास भी ये एल्गी चिपकी हुई पाई जा सकती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मिल सकती है, किसी के साथ जुड़ी हुई पाई जा सकती है, और सभी एल्गी अपना खाना खुद बनाएंगी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनका देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो शेप है मैंने आपको बताया कि फिलामेंटस हो सकता है, कई बार ये कॉलोनी के रूप में बहुत छोटी छोटी होती है, कई बार ये सिंगल सिंगल सेल के रूप में पाई जाती हैं। तो सिंगल वाली सेल की जो एल्गी है खासतौर पे हमने उनको ट्रांसफर कर दिया था प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा में जैसे क्राइसोफाइट था हमारा, वो एल्गी था। हमारा डाइनोफ्लैजिलेट है, वहाँ पे भी एल्गी थी। लेकिन जो कॉलोनी में मिलती है उनको हम अभी एल्गी ग्रुप में ही रखने वाले हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। फिलामेंटस शेप में खासतौर पे हम यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे, स्पाइरोगायरा की बात करेंगे, ये कुछ ऐसी एल्गी है जो फिलामेंट शेप में मिलती हैं। हम कुछ ब्राउन एल्गी की बात करेंगे, कई बार ये ब्राउन एल्गी इतनी बड़ी बड़े फिलामेंट बना लेती है, बड़े बड़े फिलामेंट बना लेती है कि समुद्र में ऐसे लगता है कि वो धागे धागे का पूरा जाल बन गया है। एक इस तरह से बड़े बड़े फिलामेंट्स बना लेते हैं, कई सौ मीटर तक के ये फिलामेंट पाए जा सकते हैं ब्राउन एल्गी के। हाँ, ब्राउन एल्गी साइज में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी होती है, लंबी लंबी होती है, और समुद्र में एक धागों का नेटवर्क पानी में फैल जाता है, और कई बार ये धागे इतने ज़्यादा हो जाते कि जो समुद्र में शिप चलते हैं उनका जो प्रोपेलर होता है उस प्रोपेलर तक को ये जाम कर देते हैं। इसको हम शिप फाउलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगर एल्गी के कारण शिप रुक जाता है
उसका प्रोपेलर घूमना बंद कर देता है। इस प्रोसेस को हम शिप फाउलिंग बोलते हैं। खासतौर पे बड़े बड़े जो फिलामेंट वाली ब्राउन एल्गी हैं उनको जनरल भाषा में हम कैल्प बोलते हैं। कैल्प, कैल्प मतलब लॉन्ग साइज की एल्गी। जनरल एल्गी ऐसे नहीं मिलती, लेकिन कैल्प के रूप में ब्राउन एल्गी इतनी बड़ी भी होती है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्गी में और क्या है। एल्गी की अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो रिप्रोडक्शन अगर एल्गी में देखें, प्लांट में, तो हमको क्लास 10 का कुछ टॉपिक याद आना चाहिए। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव मतलब बॉडी का कोई पार्ट है वो टूटकर एक नया प्लांट बना सकता है। हमने खास तौर पे पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप उसको बोल सकते हैं, या फ्रेगमेंटेशन आप उसको बोल सकते हैं। स्पाइरोगायरा हमने पढ़ा था क्लास 10th में। स्पाइरोगायरा ये कैसा था? स्पाइरोगायरा में फिलामेंट था, ये फिलामेंट था। फिलामेंट कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अब इसका कोई पार्ट ये वाला टूट कर मान लीजिए पानी में बह गया, तो ये फिर जाके एक पूरा एल्गी बना देगा। इस तरह से पूरा एक एल्गी बना देगा। तो वेजिटेटिव मतलब जब बॉडी के किसी पार्ट से अगर कोई नया लाइफ बनता है तो उस रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुलाब के पेड़ की कटिंग, उसके स्टेम, उसका बॉडी पार्ट है, उसकी कटिंग ने आप लगा के अगर नया पेड़ तैयार करती है तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। ब्रायोफिल्म की लीफ, अगर इसकी पत्ती को तोड़ के आप जमीन में दबा देंगे तो उससे भी नए नए ब्रायोफिल्म निकल के आएंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो वो भी अपने आप में क्या है? ब्रायोफिल्म की लीफ में यहाँ पे ये नए नए प्लांट निकलने की पावर होती है। ये जो कॉर्नर होते हैं, नोच होती है, यहाँ से नए प्लांट निकलते हैं इस तरह से। और लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट है, इट इज नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इससे जो नए प्लांट बन रहे हैं वो भी एक अपने आप में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। मैं फिलहाल एल्गी की बात कर रहा हूँ। तो एल्गी की कई सारी एल्गी ऐसी हैं कि उनके फिलामेंट टूट जाते हैं और वो फिलामेंट पानी में बहकर एक नई जगह जाकर एक नया एल्गी बना लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक एल्गी है, ये मान लीजिए इस तरह से एक फिलामेंट जैसा है, ये मैंने एक एल्गी बना लिया, उसका एक फिलामेंट बना लिया, और ये मल्टी सेलुलर है, तो सेल 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 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और हर सेल में क्या मौजूद है? उसका न्यूक्लियस मौजूद है। इस तरह से ये न्यूक्लियस हो गया। अब मान लीजिए ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ लगातार डिवीजन करता गया करता गया करता गया, बहुत सारे डिवीजन हो गए और ये सेल अपने आप में इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गई। ऊपर आपकी नॉर्मल सेल है, ये आपकी नॉर्मल सेल है। केवल एक सेल ने क्या किया? उसके न्यूक्लियस ने डिवीजन करना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए एडवर्स कंडीशन आ गई, प्लांट सूखने लगा, पानी की कमी आ गई, पानी की कमी आ गई, तो ये जो सेल है इसने जो डिवाइड करके रखा, ये अपना चारों तरफ एक इन्वलप बना लेता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, और इसके हर एक न्यूक्लियस अपने आप में स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पूरी स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया कहलाएगी। स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ये स्पोरेंजिया बन गई। अभी मान लीजिए ये ड्राई कंडीशन चला गया, पानी फिर से आ गया, तो फिर ये स्पोरेंजिया फटेगी, इसमें से स्पोर निकलेंगे और वो पानी में तैर जाएंगे, और हर स्पोर फिर डिवाइड करके एक नया एल्गी बना लेगा। ये एक तरीका है जिसमें एक सिंगल प्लांट ने इस तरह के बहुत सारे स्पोर बनाए और हर स्पोर से एक नया एल्गी तैयार हो गया। ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहलाएगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं स्पोर। समझ में आया स्पोर क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। अगर ये जो स्पोर हैं, अगर ये पानी में तैर सकते हैं, मतलब इनके पास सीलिया या फ्लैजेला जैसी स्ट्रक्चर अगर मौजूद है, जैसे ये स्पोर है, अगर इसके पास कुछ फिलामेंट जैसे मौजूद हैं, मान लीजिए ये स्पोर है और ये कुछ फिलामेंट जैसे है, सीलिया या फ्लैजेला, फ्लैजेला खास तौर पे होगा।
अगर ये मौजूद हैं, ये चल सकते हैं, अगर ये मूव कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं मोटाइल, अगर ये मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, मोटाइल अगर हैं, तो ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं जू स्पोर। जू, जू का मतलब एनिमल, जो एनिमल के जैसे चल सकता है, ऐसे स्पोर जो एनिमल के जैसे मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट, तो ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं जू स्पोर। बायोलॉजी में नए नए शब्द आएंगे, केवल एक बार इनको समझ लीजिए, हर जगह आपको एक काम आते जाएंगे। जब कभी भी जू स्पोर नाम आए, आप समझ लीजिए वो कोई एक ऐसा स्पोर है जो मूव कर सकता है, वो चल सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तीसरा रिप्रोडक्शन जो होता है वो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आखिर एल्गी अपना रिप्रोडक्शन कैसे करती है, तो तीन तरीके आ गए हमारे पास निकल के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर बना सकती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक्चुअली गैमीट बनाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर डिवीजन होगा तो फिर नया एल्गी बन जाएगा। यही तो कहानी तो होती है, क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट बनाए जाते हैं, मेल के द्वारा मेल गैमीट, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट। अब हो सकता है कि ये मेल और फीमेल गैमीट जो बन रहे हैं, ये जो बन रहे हैं, अगर मान लीजिए दोनों शेप एंड साइज में सिमिलर हैं, जैसे ये मेल गैमीट है और ये वाला आपका फीमेल गैमीट है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा मेल कौन है फीमेल कौन है, शेप एंड साइज आर सिमिलर, तो ऐसे गैमीट को हम बोलते हैं आइसोगेमस कंडीशन। आइसो का मतलब इक्वल टाइप का, इसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमस कंडीशन। समझ में आना चाहिए आइसोगेमस क्या होता है। तो ये जो आपके गैमीट हैं, अगर शेप एंड साइज में इक्वल हैं, तो ये कहलाएंगे आइसोगैमिट्स। चूंकि इनके पास फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला वाले अगर आइसोगैमिट हैं, ये दोनों के दोनों मूव कर सकते हैं, मेल गैमिट भी मूव करेगा, फीमेल गैमिट भी मूव करेगा, फ्लैजेला इनके पास है। इसका बेस्ट एग्जांपल, आइसोगैमस तो है और मोटाइल भी है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स नाम की एल्गी। यूलोथ्रिक्स, THRIX, यूलोथ्रिक्स, ये नाम आपको याद होना चाहिए, एक एल्गी है, और इसके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं तो दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं, और चूंकि शेप एंड साइज में वो सिमिलर हैं, इसलिए हम उनको आइसोगैमस भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार अगर हम बात करते हैं तो ये जो आइसोगैमस है, मान लीजिए इस तरह के गैमीट बनाए, ये मेल गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट हो गया, लेकिन ये दोनों चल नहीं सकते, शेप एंड साइज में सिमिलर हैं, तो दोनों आइसोगैमिट तो हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि ये पानी में चलने वाले ही हों। पानी में चल रहे तो यूलोथ्रिक्स है। इस तरह के अगर नॉन मोटाइल आइसोगैमस कंडीशन है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्पाइरोगाइरा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा। ये थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अगर मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग शेप एंड साइज के हो, जैसे मान लीजिए मेल गैमीट तो हो गया ये मान लीजिए इस तरह से, और फीमेल गैमीट हो गया मान लीजिए इस तरह से, एक हो गया इलोंगेटेड, एक हो गया राउंड में स्फेरिकल। हाँ, मान लीजिए ये फीमेल है, ये वाला मेल गैमीट है, तो अगर शेप एंड साइज में वो डिसिमिलर हैं, दे आर नॉट इन सिमिलर शेप एंड साइज, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, गैमस का मतलब गैमीट, एनाइसो जो इक्वल नहीं है। अगर मेल और फीमेल गैमीट एक ही जैसे नहीं दिख रहे, अलग अलग डिसिमिलर साइज के शेप के हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनाइसोगैमस। इज दैट क्लियर? एनाइसोगैमस ये हो गया, और ये दोनों ही गैमीट मूव नहीं कर रहे, ना तो मेल मूव कर रहा है ना फीमेल मूव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यूडोरिना नाम की एल्गी। अब ये नाम याद हो जाए तो ठीक, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं करना है, इतना
इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, फिर भी एनाइसोगेमस है। और एनाइसोगेमस में अगर फीमेल इस तरह से है नॉन मोटाइल, और जो मेल है वो मेल क्या है, मूव कर सकता है। ये मेल खास तौर पे ये जो मेल वाला है, ये मेल है। अगर ये मोटाइल है और जो फीमेल है वो एग सेल के जैसे एक ही जगह रहती है, अगर ये नॉन मोटाइल है तो एनाइसोगेमस तो हो गया, क्योंकि अलग अलग शेप एंड साइज के हैं, लेकिन यहाँ पर ये मूव कर रहा है। तो इस एनाइसोगेमस कंडीशन को स्पेशल एक नाम दिया गया है ऊगेमस। ऊगेमस मतलब ये उगोनिया से बना है। उगोनिया एग सेल होती है जो नॉन मोटाइल होती है। मतलब फीमेल गैमीट अगर नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट अगर मोटाइल है, मूव कर सकता है, तो ऐसे एनाइसोगेमस कंडीशन को हम ऊगेमस, स्पेशल एक नाम दे दिया, इसको हम ऊगेमस बोलते हैं। और ऊगेमस का बेस्ट एग्जांपल आपका आ जाएगा वॉलवॉक्स नाम की एल्गी, वॉलवॉक्स। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो फ्यूकस। अब इनमें से कुछ नाम आपको याद होते जाएंगे, जब आप अगली बार पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कुछ कुछ एल्गी के नाम याद होते हुए चले जाएंगे। मैंने यूलोथ्रिक्स का नाम लिया था, मैंने स्पाइरोगायरा का नाम लिया था, ये क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने वॉलवॉक्स नाम लिया, फ्यूकस नाम लिया, यूडोरिना नाम लिया। लेकिन यूडोरिना हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए हो सकता है कि आएगा, तो कोई बात नहीं, कुछ तो याद हो जाएंगे ना, सबको रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखना है कि अगर शेप एंड साइज में सिमिलर हैं गैमीट तो ये आइसोगेमस होगा, अगर शेप एंड साइज में डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगेमस होगा। इतना तो याद करना ही पड़ेगा आप। तो एल्गी कई अलग अलग टाइप की होती है, छोटी से लेके बड़ी बड़ी होती है, शेप एंड साइज सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमको ये थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोगेमस है कि एनाइसोगेमस है। चलिए, ये कहानी हो गई एल्गी की एक जनरल इंट्रोडक्शन। पानी की जगह पे उगते हैं, बॉडी थैलस वाली होती है, सभी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और इनके अंदर तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्पोर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनती है, जब अकेला फिलामेंट बना ले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब दो अलग अलग जगह से सेल बन के आएंगी और आपस में फ्यूज होंगी तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको? अभी हम बात करते हैं एल्गी आखिर क्या क्या काम आ सकती है हमारे लिए। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ये क्या चीज होता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस? आखिर एल्गी से कुछ ऐसा चीज मिलता है जो हमारे लिए आर्थिक रूप से बड़ा उपयोगी है, जो हमारे काम आए, ह्यूमन बींग्स के काम आए। तो ऐसा बहुत सारा चीज मिलता है हमको एल्गी से। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट में, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो मेन है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, क्योंकि सभी एल्गी क्या करती हैं, सभी एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। सभी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस की पावर इनके पास होती है। तो ये पानी में मिलती हैं। अब पानी मान लीजिए समुद्र आपका है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, पानी 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 है। अब पानी में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे आपका शार्क मछली हो गई, व्हेल मछली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, फिश हो गई, बहुत सारी फिश हो गई। अब ये बताओ, पानी के अंदर इन सब एनिमल को खाने के लिए फूड कहाँ से आएगा? फूड कौन बनाएगा? क्या ये एनिमल अपना खाना खुद बना सकते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं? आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कितनी ज्यादा फिश होती है समुद्र के अंदर। तो उन फिश को बड़ी वाली फिश खा लेती है और उन फिश को कोई और खा लेता है। इस तरह से एक फूड चेन चलती है, एक फूड चेन चलती है समुद्र के अंदर। हमने क्लास 10 में चेन भी पढ़ा है, फूड चेन, कौन किसे खाता है, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो इस समुद्र में इन सबको जो फूड मिलने वाला है, अल्टीमेट उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उन एल्गी से होगी जो इस पानी में पाई जाती हैं, जो इसके ऊपर भी हैं, नीचे तली में भी पाई जाती हैं। अब बड़े बड़े पेड़ तो लगे ही मिलेंगे नहीं आपको,
पानी में, समुद्र में कभी आपने देखा बरगद का पेड़ लगा है कि बबूल का पेड़ लगा है कि अमरूद का पेड़ लगा है? समुद्र में तो कोई पेड़ लगते नहीं है। जो कोई भी कुछ है वो केवल पानी की सरफेस पे या पानी में डूबे हुए एल्गी वहां पे पाए जाते हैं। एल्गी, ध्यान देना, एल्गी जो पानी की सरफेस पे तैरती है, चूंकि ये प्लांट है, इनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंकटन मतलब तैरने वाले, जो पानी की सरफेस पे पानी के साथ साथ तैरते हैं उनको प्लैंकटन बोलते हैं। और फाइटो मतलब ये प्लांट हैं, तो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट, ये छोटी छोटी एल्गी जो पानी की सरफेस पे तैर रही हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। तो ये एल्गी समुद्र में पाई जाती हैं, सरफेस पे, समुद्र के अंदर, और ये दुनिया की 50% ऑक्सीजन गैस रिलीज करती हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब मेन प्रोड्यूसर हैं ऑक्सीजन के हमारी अर्थ के। 50% अकेला एल्गी से निकलता है ऑक्सीजन। हर एल्गी, हर सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फूड बनता है, और इसी फूड को आपका यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो फूड के रूप में इस्तेमाल करता है, और इस सभी जीव जंतु को फूड अल्टीमेट इन्हीं एल्गी से ही मिलता है जो पानी के ऊपर या पानी के नीचे पाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। अगर ये एल्गी उस पानी में नहीं होती तो ना तो पानी के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती और ना वहां पे कोई खाने का सामान अवेलेबल हो पाता। तो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम को रन करने के लिए, फूड उपलब्ध कराने के लिए एल्गी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर भी रिलीज करती हैं, साथ ही साथ एयर में भी रिलीज करती हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल बेनिफिट है एल्गी का हमारे लिए। आई थिंक आपको बहुत कुछ सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ एल्गी हैं समुद्र के अंदर मिलती है और समुद्र के पानी से मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके और अपना खाना बनाती हैं। उनकी बॉडी में वो मिनरल्स डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो बहुत सारी एल्गी को हम फूड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जानवरों को फॉडर के रूप में भी हम चारे के रूप में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई एल्गी को समुद्र में से निकालकर हम सुखा लेते हैं, और सुखाकर उसका जैसे फर्टिलाइजर होता है, देसी खाद होता है, ऐसे हम उसको एज ए मेन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी खाद के रूप में उस एल्गी को सुखा लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे, और उस पाउडर को खेत में डाल के एक मिनरल्स इंक्रीज करने के लिए हम सॉइल में उसको डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़े फायदे हैं। एल्गी खाने के भी काम आती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए तो मेन सोर्स है वो, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और जानवरों को भी कुछ एल्गी हम खिला सकते हैं, और कुछ खेतों में डालने के काम भी आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको कुछ प्रोडक्ट भी निकलते हैं एल्गी से। आपने देखा होगा एल्गी जहाँ पे होती है पानी की सरफेस पे, मान लीजिए ये पानी 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 भरा है, और यहाँ पे मान लीजिए एल्गी 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 इस पे जमा हो गई, ये एल्गी जमा हो गई। कई बार आपने देखा होगा कोई पॉन्ड के आसपास पानी की ऊपर की पूरी सरफेस पे ऐसे लगता है जैसे ग्रीन कलर की चटाई किसी ने बिछा दी और उसके ऊपर जाके क्रिकेट खेला जाए, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन वो पानी की सरफेस पे वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का एक मैट जैसा जो बिछ गया है, वाकई में वो क्या है? वो एल्गी ही है, वो एल्गी ही है, ध्यान देना। और वो एल्गी एक चटाई के रूप में पूरा सरफेस पे ग्रीन 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 हो गई है। रुके हुए पानी में खास तौर पे आपको ऐसा दिखाई दे सकता है, और उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। उसको क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और आपने अगर उस पानी पे कभी जाके देखा होगा तो यहाँ पे चिपचिपा सा म्यूकस जैसा इनसे निकलता रहता है, पानी को खराब कर देता है। ये टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो पानी को खराब करते हैं, चिपचिपा सा फ्लूइड सा ये निकालते हैं। जैसे ये एल्गी हैं तो एल्गी के चारों तरफ क्या मिलता है? म्यूकस मिलता है, जिलेटिन जैसा चिपचिपा सा केमिकल सा मिलता है जो इनको आपस में चिपका के रखने का काम करता है।
हमने क्या किया, कुछ एल्गी में से ये जो चिपचिपा केमिकल फ्लूइड है इसको आइसोलेट करके सुखा लिया और पाउडर के रूप में इकट्ठा कर लिया, सफेद सफेद पाउडर वो बन गया। हमको एल्गी नहीं सुखाना है, केवल वो जो केमिकल जो चिपचिपा सा म्यूकस जैसा चारों तरफ उसके मौजूद है उसको ऐसे ड्राई कर लेना है, उसको सुखाना है, और वो आपके लिए कॉलॉइड का काम करेगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। नहीं समझ में आया? वो पाउडर जो सफेद सफेद सा चिपचिपा सा म्यूकस जैसा है ना, बस उसी को इकट्ठा कर लिया और सुखा के पाउडर बना लिया, ड्राई कर लिया, और वो एक तरह का कॉलॉइड आपके पास हो गया। और वो कॉलॉइड बड़ा काम का है। हमको अगर ब्राउन एल्गी ये अगर होती और उससे जो वो पाउडर जो आपको मिला उसको हम नाम देंगे एल्जिन। उसको क्या नाम देंगे? एल्जिन। तो पूछा जाता है कि एल्जिन किस टाइप की एल्गी से मिलता है? एल्जिन इज द प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एल्गी? तो आंसर आएगा एल्जिन हमको ब्राउन एल्गी से मिलता है, क्योंकि ब्राउन एल्गी बड़ी बड़ी होती हैं, खासतौर पे समुद्र में मिलती हैं, इनका कलर ब्राउन होता है। तो इनसे जो मिलता है वो केमिकल थोड़ा अलग नेचर का होता है, उसको एल्जिन बोलते हैं। और कई बार रेड कलर की भी एल्गी होती हैं, रेड कलर की एल्गी, उनसे जो आपने वो पाउडर बनाया है, जो एक तरह से चिपचिपा सा जो फ्लूइड आपने सुखा के बनाया है, उस पाउडर को हम बोलते हैं केराजिन। उसको क्या बोलते हैं? केराजिन। CARRAGEEN, केराजिन। सो केराजिन का सोर्स है रेड एल्गी और एल्जिन का सोर्स है ब्राउन एल्गी। ये पाउडर अपने आप में जब इसमें आप पानी डालेंगे तो और वाटर होल्ड कर लेगा, और पानी डालेंगे तो और वाटर होल्ड कर लेगा। तो पानी को होल्ड करने की पावर इस कॉलॉइड के पास होती है, जो हमारे बड़ा काम का है, कई सारे लैब में और कई सारे एक्सपेरिमेंट में काम आता है। कई सारे प्रोडक्ट भी इससे बनाए जाते हैं। वाटर होल्डिंग पावर होती है इस पाउडर के पास, कितना भी पानी आप इसमें डालो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाएगा, पानी को बहने नहीं देगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे, एल्जिन था, केराजिन था, जो हमको एल्गी से मिलता है। इसके अलावा एक और केमिकल है जो हमको एल्गी से मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, अगार। अगार जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन के जैसा ही एल्गी से मिलने वाला एक फिलामेंटस धागे धागे से बने हुए अगार पाया जाता है। और अगार एक्चुअल में लेबोरेटरी में बहुत काम आता है। सीड जर्मिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, एक पैटी डिश लेते हैं, उसमें अगार डाल देते हैं और फिर उस अगार के ऊपर कुछ न्यूट्रिटिव केमिकल डाल देते हैं, और फिर इसके ऊपर कोई भी सेल कोई भी प्लांट लगा सकते हैं हम लोग। अगार को खासतौर पे कुछ आइसक्रीम वगैरह में भी यूज किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है कि अगार कौन सी एल्गी से मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अगार जो मिलता है उस एल्गी का नाम क्या है? क्योंकि इससे आइसक्रीम बनेगी, जेली बनेगी, तो थोड़ा सा नाम याद करना ही पड़ेगा। अगार मिलता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया नाम की दो एल्गी हैं। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम and Gracilaria. These are the two algae by which we can get agar, and agar is a lab reagent which is used to culture some cell, some plant and some bacteria also. कुछ भी कल्चर करना है लैब में, कुछ भी नया लाइफ सेल को अगर डिवाइड करते हुए देखना है तो आपको अगार की जरूरत पड़ने वाली है। कॉटन के जैसा ये होता है। तो 3 प्रोडक्ट मैंने बताए आपको जो एल्गी से हमको मिलते हैं, जिनका बहुत इकोनॉमिक फायदा हमारे लिए है। कौन कौन सा आपको नाम अब याद हो जाना चाहिए। हमको मिलता है एल्जिन, अब नाम याद कर लो फिर दोबारा नहीं आएगा। किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी से मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है एल्जिन के बाद? केराजिन। केराजिन किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है। ये पूछा जाता है, ध्यान देना, ये नीट वगैरह में भी आएगा, क्लास 11th में भी आएगा। और तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास अगार। अगार कौन सी दो एल्गी से मिलता है?
तो आंसर आएगा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ये आपका 2 एल्गी हो गया। तो इस तरह से आपको ये कम से कम 3 चीज तो याद रखनी पड़ेंगी। एल्गी के जब भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे जाए, आप वहां एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि ऑक्सीजन रिलीज करती है, आप बताएंगे कि फूड इकोसिस्टम में फूड उपलब्ध कराती है, फर्टिलाइजर एज ए मेन्योर के रूप में काम आती है, एज ए फूड के रूप में भी काम आती है, फॉडर के रूप में भी काम आती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं जो एल्गी से हमको मिलते हैं। अब हमको पढ़ना है कि आखिर ये एल्गी जो कॉलोनी से लेकर बड़े बड़े फिलामेंट तक पाई जाती है, ये कितने टाइप की है। अभी तक हम केवल एल्गी पढ़ रहे थे, अब हम एल्गी के भी टाइप पढ़ेंगे क्योंकि हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एल्गी को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट और फूड रिजर्व किस फॉर्म में रखती है। रिजर्व फूड का टाइप क्या है। तो ये जो 2 बेसिक कंसेप्ट हैं, पिगमेंट और फूड, इसके आधार पे हमने एल्गी को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एल्गी। ठीक है, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, कल की जब क्लास शुरू होगी तो मैं बात करूंगा कि कौन कौन से टाइप की एल्गी होती है और उनके अंदर हमको क्या याद रखना है जो हमारे काम आएगा। मैं 2 चीज पे फोकस करूंगा, एक तो पिगमेंट पे और एक रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है। ये 2 चीज हमको जरूर याद रखनी है इन तीनों एल्गी के लिए, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक आज की क्लास थोड़ा समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे।